हेलो लर्नर्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डेली 61 पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास फोर्थ एनसीईआरटी ईवीएस पूरा कंप्लीट करेंगे। जैसा कि इसे सीटेट और केवीएस की वैकेंसी जो आई हो उसको ध्यान में रखते हुए हम ये वीडियो आप लोगों के लिए ले आए हैं। सीटेट में 30 नंबर का ईवीएस पोर्शन होता है, जिसमें 15 नंबर का शिक्षण आता है और 15 नंबर का एनसीईआरटी से आता है। तो प्राइमरी वाले में 3rd to 5th का आता है ईवीएस। तो आज हम लोग इसे 3 वीडियो में डिवाइड करेंगे, क्लास 3rd, क्लास 4th और क्लास 5th। तो आज हम सबसे पहले क्लास 4th की एनसीईआरटी लेकर आए हैं। ईवीएस के जितने चैप्टर हैं क्लास 4th में दिए हुए हैं, उन सारे से इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। आप अगर इन 3 वीडियो को देख लेते हैं तो आपके 15 नंबर फिक्स हो जाएंगे। और हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकाला है इन चैप्टर से और बहुत ही आसान भाषा में लेकर आए हैं। ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, और इसको अगर आप 2 से 3 बार देख लेते हैं तो ये बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएगा। आप लोग प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि क्वेश्चन जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में वो इन तीनों वीडियो से मिलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और क्लास 4th का एनसीईआरटी और केवीएस की वैकेंसी आए तो केवीएस में भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग उसके लिए भी साथ साथ उसकी तैयारी करेंगे। जिन लोगों ने केवीएस का फॉर्म डालना है, पहले से सीटेट क्वालिफाई है, वो लोग डालेंगे, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल है और सीटेट के लिए तो है ही। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। इसको बहुत ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है और साथ ही साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं आप लोग। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, ये उसमें पहला लेसन है जो है क्लास 4th में कि चलो चलें स्कूल, उस चैप्टर से दिया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पॉइंट निकाला हुआ हमने। इसमें पहला पॉइंट है कि बांस और रस्सी से बने पुल भारत के असम राज्य में पाए जाते हैं। किस राज्य में? असम राज्य में। तो क्वेश्चन पूछता है कि बांस और रस्सी से बने पुल किस राज्य में होते हैं? तो किस राज्य में होते हैं? असम राज्य में होते हैं। इस पुल से वहाँ के बच्चे स्कूल जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि असम राज्य में बारिश बहुत अधिक होती है और कभी-कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। सीटेट में ऐसे 4-4 पॉइंट करके दिया होता है कि बांस और रस्सी से बने पुल कहाँ पे होते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो ये है कि बांस और रस्सी से बने पुल कहाँ, किस राज्य में होता है? भारत के असम राज्य में पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ बारिश बहुत अधिक होती है और कभी-कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। ठीक, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है ट्राली। ट्राली की मदद से कहाँ के बच्चे स्कूल जाते हैं? ट्राली की मदद से लद्दाख के बच्चे स्कूल जाते हैं। लद्दाख के बच्चे ट्रॉली के माध्यम से स्कूल जाते हैं। यह एक लकड़ी से बना हुआ झूला है जो लोहे की रस्सी पर लगी होती है और पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकता है। 4-5 बच्चे एक साथ इसमें बैठ सकते हैं। ये है, देखिए इसको देखिए, ये है पुली, जिसकी मदद से ये रस्सी पर खिसकता है और ये लकड़ी का बना होता है। पत्थर से इसको एक साइड से दूसरे साइड रस्सी बंधी होती है और 4-5 बच्चे इस पर एक साथ बैठ करके आसानी से स्कूल जाते हैं। तो पूछेगा कि लद्दाख में बच्चे किस तरह से स्कूल जाते हैं? तो वो ट्रॉली के माध्यम से जाते हैं। किस माध्यम से? ट्रॉली के माध्यम से। फिर है सीमेंट का पुल। सीमेंट का पुल अक्सर मैदानी इलाकों में होता है। यह सीमेंट, ईंट तथा लोहे के सरियों से बने होते हैं। ठीक, फिर है वल्लम। वल्लम क्या होता है? वल्लम केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है जिससे बच्चे स्कूल जाते हैं। वल्लम केरल में कहा जाता है, छोटी नाव को वल्लम कहते हैं। फिर है ऊंट गाड़ी। ऊंट गाड़ी राजस्थान में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऊंट गाड़ी का प्रयोग होता है, जो कि रेत में भी चल सकता है, क्योंकि ऊंट के पैर गद्दीदार होते हैं जो रेत में आसानी से चल सकते हैं। इसलिए रेगिस्तान में ऊंट गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए इस तरह से होती है ऊंट गाड़ी जिससे बच्चे स्कूल जाते हैं। ये हो गया ऊंट गाड़ी। तो इस तरह से पूछेगा कि किस राज्य में बच्चे किस साधन से स्कूल जाते हैं। ऊंट गाड़ी के बाद हो गया बैलगाड़ी। बैलगाड़ी का यूज मैदानी इलाकों के गांव में अक्सर प्रयोग में लाई जाती है। मैदानी इलाकों में, गांव में इसका प्रयोग किया जाता है बैलगाड़ी का। फिर है जुगाड़ गाड़ी। जुगाड़ गाड़ी कैसी होती है? ये है,
यह आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है पर पीछे से लकड़ी के फट्टों पर बनी होती है। इसे कहते हैं जुगाड़ गाड़ी। फिर अगला पॉइंट है कि घने जंगलों में दिन में भी अंधेरा रहता है और सन्नाटे में पक्षियों और जानवरों की आवाज सुनाई देती है। ठीक, फिर अगला है बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलना चाहिए। ताजी बर्फ में पैर धंस जाते हैं और अगर बर्फ जमी हुई हो तो पैर फिसल भी सकते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश में हो गया, ठंडी जगहों पे जहाँ बर्फबारी होती है वहाँ पर बच्चे स्कूल जाते हैं, बर्फ से होकर के जाना होता है, तो उनको अगर ताजी बर्फ रहती है तो उसमें पैर धंसने लगता है और अगर बर्फ जमी हुई रहती है तो पैर फिसल सकता है। इसलिए आराम से चलना चाहिए, ध्यान से। ये ऐसा है। फिर है उत्तराखंड में कैसे जाते हैं बच्चे। उत्तराखंड में रास्ते कैसे होते हैं। उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ और पथरीले रास्ते पाए जाते हैं इस तरह से, तो इस रास्तों से होकर के बच्चे स्कूल जाते हैं। फिर है अगला पॉइंट क्या है, अगला फैक्ट है कि पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। यह पंखों से ढके रहते हैं और इन्हीं की मदद से पक्षी सुनते हैं। पक्षियों के कान होते हैं, दोनों साइड होते हैं, लेकिन वो बहुत ही छोटे होते हैं जो पंख से ढके रहते हैं, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो एग्जामों में पूछ सकता है कि पक्षियों के कान होते हैं कि नहीं होते हैं, तो हम लोग बता सकते हैं कि पक्षियों के कान होते हैं लेकिन वो बाल से ढके रहते हैं, इसलिए वो दिखते नहीं हैं। फिर अगला है छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं जो बहुत ध्यान से देखने पर दिखाई देते हैं। यहाँ देखिए, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ जैसे ये दिख रहा है कान, तो छिपकली के भी छोटे छोटे कान होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। फिर है अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है कि मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक, पक्षियों के भी कान होते हैं, छिपकली के भी कान होते हैं और मगरमच्छ के भी कान होते हैं। ठीक है, फिर अगला है कि जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। क्यों होते हैं? उनके शरीर पर जो डिजाइन हम लोग देखते हैं वो उनके बाल होते हैं, बाल के होने के कारण वो जो है डिजाइन की तरह दिखता है। जैसे ये हो गया जेब्रा का देख सकते हैं आप, ब्लैक और वाइट में होता है और ये इसलिए क्योंकि ये उसके बाल होते हैं। यहाँ है जेब्रा का। ये हो गया बाघ का। ठीक, फिर ये हो गया तेंदुए का। ये सब बाल हैं जिसकी वजह से ये आकृति हम लोग को दिखाई देती है जानवरों पे। हिरन इस तरह से होता है। गिलहरी का ये है, गिलहरी की ये पूंछ है देखिए। तो बेसिकली बाल की वजह से जो डिजाइन दिखती है जानवरों की खाल पर, वो बाल की वजह से होती है। फिर अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है, ये देखिए कुछ प्रिंट दिए हुए हैं जानवरों के। ये देखिए, ये जेब्रा का हो गया, लायन का है, टाइगर का है। फिर अगला फैक्ट है हाथी से। हाथी से बहुत ही सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग अगर पहले एग्जाम दिए होंगे तो आप लोग देखे होंगे। तो इसका फैक्ट क्या है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। कितना खा लेता है एक दिन में? 100 किलो से ज़्यादा। ये पॉइंट ध्यान रखने लायक है कि 100 किलो से ज़्यादा खा सकता है एक दिन में। अब एग्ज़ाम में दे सकता है कि 100 किलोग्राम, 100 ग्राम या 1000 ग्राम या 1000 किलोग्राम, तो कितना है? 100 किलो। ठीक है, ये याद रखना है। फिर अगला पॉइंट है कि हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। कितना सोता है? केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। फिर अगला टॉपिक क्या है? अगला पॉइंट है कि हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। ये क्लास 4th का एक चैप्टर है नंदू हाथी करके, उससे ये सारे पॉइंट लिए हुए हैं।
सीटेट एग्जाम में पॉइंट में देता है कि ऑप्शन 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 करके देता है कि ऑप्शन ए ऑप्शन बी में हाथी एक दिन में इतना खा सकता है, हाथी दिन में कितने घंटे सोता है, तो उसमें से एक आध पॉइंट गलत होगा तो उसको हम लोगों को वही गलत वाला चूज करना होता है, या कौन कौन से सही है, ए सही या ए बी सही, इस तरह से देता है ऑप्शन में। तो दिया हुआ है कि हाथी 2 से 4 घंटे एक दिन में सोता है और एक दिन में वो 100 किलो से ज़्यादा खा सकता है। और हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। क्यों खेलता है? क्योंकि इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं, जो गर्मी लगने पर वो अपने कानों को हिला करके हवा करता है। ये इस तरह से होते हैं हाथी के कान। फिर अगला पॉइंट देखते हैं। 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम के आसपास होता है। ये फैक्ट ध्यान से देखने लायक है, इसको नोट डाउन भी कर लें आप लोग कि 3 महीने के हाथी का वजन कितना होता है? 200 किलोग्राम के आसपास होता है। फिर हाथियों का झुंड, अगला पॉइंट है। हाथियों का झुंड से भी क्वेश्चन आते हैं। हाथियों के झुंड से क्वेश्चन क्या आता है कि हाथी के झुंड में केवल हथिनी और बच्चे रहते हैं। केवल हथिनी और बच्चे रहते हैं। हाथियों के झुंड में हाथी नहीं होता है, केवल मादा होती है और बच्चे रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। ये सारे ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमने इस वीडियो में जितने पॉइंट लिए वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिए हैं। फिर हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथिनी और बच्चे होते हैं। पूछ लेगा कि हाथी के एक झुंड में कितने हथिनी और बच्चे होते हैं, तो 10 से 12 हथिनी और बच्चे होते हैं। फिर है 14 से 15 साल तक के हाथी झुंड में रहते हैं। उसके बाद फिर वह झुंड छोड़ देते हैं। कितने साल तक के हाथी झुंड में रहते हैं? 14 से 15 साल। उसके बाद फिर जब वो बड़े हो जाते हैं, 14-15 साल से ऊपर हो जाते हैं, तो फिर वो झुंड छोड़ देते हैं। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करती हैं। यह भी एक विशेषता है कि हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। फिर है अगला, राजस्थान जोधपुर का खेजड़ली गांव। शायद आप लोगों ने पहले भी सुना होगा कि खेजड़ली गांव में खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई का नाम सुना होगा। उन लोगों ने अपनी जान की बलि दे दी थी। राजा, वहाँ के जो राजा थे, उस वृक्ष को कटवाने के लिए, जंगल को कटवाने के लिए सैनिकों को भेजते हैं। तो ये लोग उस जंगल को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक जाती हैं और पेड़ से चिपके रहते हैं और उसी समय उनके सैनिक जो रहते हैं इन लोगों को मार देते हैं। ये है, तो इन लोग का पर्यावरण में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, पर्यावरण को बचाने में। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये देखते हैं हम लोग। राजस्थान के इस खेजड़ी गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे। खेजड़ी गांव के लोग पेड़ों को कटने से बचाने के लिए 300 साल पहले, कितने साल पहले? 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग, जो विश्नोई कहलाते हैं, पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका हरा भरा है और जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। पूछ सकता है कि राजस्थान में कौन सी जगह है जो हरी भरी रहती है, तो वो है खेजड़ली गांव। और यहाँ तांबे का खान पाया जाता है। खेजड़ली गांव तांबे के लिए प्रसिद्ध है। खेजड़ी का वृक्ष और तांबे की खान, इसके प्रतिपादक थी अमृता देवी बिश्नोई थी, जिन्होंने यह आंदोलन शुरू किया था। फिर इससे क्या है, खेजड़ी की वृक्ष की विशेषताएं क्या होती हैं ये देखते हैं। यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। खेजड़ी के वृक्ष को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है और इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता है। ये इसकी विशेषता है इस वृक्ष की कि उसकी छाल जो होती है वो दवा के काम आती है और उसकी लकड़ी जो होती है उसमें कभी कीड़ा नहीं लगता है। पेड़ की फलियां सब्जी के काम आती हैं और पत्तियां वहां रहने वाले जानवर खाते हैं और इस पेड़ की छाया में बच्चे खेलते हैं। मतलब पेड़ के हर पार्ट का ही यूज है। ये हो गया खेजड़ी का वृक्ष। ये
और ये है उसकी फलियां जिसकी सब्जी बनती है। तो इसकी छाल क्या दवा होता है, और इसकी जो लकड़ी होती है वो कभी खराब नहीं होती, उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। फिर अगला है अनीता कुशवाहा, चमकता सितारा या गर्ल स्टार। एक संगठन रहता है गर्ल स्टार, उससे संबंधित है अनीता कुशवाहा। ये पूछ सकता है एग्जाम में कि अनीता कुशवाहा, ये बेसिकली अनीता कुशवाहा एक लड़की रहती है, उसे पढ़ने नहीं दिया जाता, मतलब लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता, इसके माँ बाप भी इसको पढ़ने नहीं देते, लेकिन अनीता कुशवाहा अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर के पढ़ती हैं और बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी लड़कियों के लिए काम करती हैं कि उन्हें पढ़ाती हैं। इसीलिए गर्ल स्टार जो संगठन है उसकी मेंबर रहती हैं अनीता कुशवाहा। ये एक चैप्टर दिया हुआ लड़कियों की शिक्षा से संबंधित, उससे हैं रिलेटेड अनीता कुशवाहा। फिर है अगला पॉइंट क्या है कि चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानी है जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदली। पहले लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, उन लोग को शिक्षा नहीं दी जाती थी, तो अनीता कुशवाहा जो हैं उस संबंध में बहुत ही सराहनीय काम किए हैं। फिर अगला है बिहार, मुजफ्फरनगर लोचाहा गांव। ये क्या है, इसकी क्या विशेषता है कि इस इलाके में लीची के बहुत पेड़ पाए जाते हैं। कहाँ पे, लोचाहा गांव। लोचाहा गांव कहाँ है, मुजफ्फरनगर। और मुजफ्फरनगर कहाँ पे है, किस राज्य में, बिहार में है। तो याद रखने लायक है ये कि लोचाहा गांव किस राज्य में है, तो बिहार, बिहार के मुजफ्फरनगर जिले में। और यह क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन कर शहद बनाने का काम करते हैं। कहाँ के लोग, लोचाहा गांव के लोग, क्योंकि यहाँ पे लीची के बहुत सारे पेड़ होते हैं और लीची के जो फूल होते हैं उस पर मधुमक्खियाँ बहुत लगती हैं, और इसीलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन कर शहद बनाने का काम करते हैं। लीची के पेड़ भी होते हैं, लीची का फल भी होता है और शहद, दो दो काम होता है। ये हो गए लीची के फूल जिस पर बहुत मधुमक्खियां लगती हैं। फिर अगला पॉइंट क्या है, मधुमक्खी पालन का सरकारी कोर्स भी होता है। मधुमक्खी पालन का सरकारी कोर्स भी होता है। अगला पॉइंट है कि अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है। किस माह में मधुमक्खी अंडे देती है, अक्टूबर से दिसंबर में। ये ये पॉइंट नोट करने लायक है कि अक्टूबर से दिसंबर में मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है, और मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए यह सबसे उपयुक्त समय भी माना जाता है। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छा समय है। फिर लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। लीची के फूल कब खिलते हैं, फरवरी माह में खिलते हैं। और मधुमक्खियों का पालन एक बॉक्स में होता है। मधुमक्खी के एक बॉक्स से 10 किलो शहद प्राप्त होता है। कितने किलो, 10 किलो शहद। फिर मधुमक्खी का छत्ता, इसकी क्या विशेषताएं हैं कि हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। तो पूछ सकता है कि अंडे कौन देती है, तो वो होती है रानी मधुमक्खी जो अंडे देती है। और छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं जो एक काम छोड़कर और कोई काम नहीं करते हैं। रानी मधुमक्खी जो होती है वो अंडे देती है, और छत्ते में बहुत सारे काम करने वाले मधुमक्खियां भी होती हैं। यह दिन भर काम करती हैं और शहद के लिए फूलों का रस भी यही ढूंढती रहती हैं, कि मतलब सारा काम जो मजदूर मधुमक्खियां होती हैं वही करती हैं। रानी मधुमक्खी केवल अंडे देती है, नर का कोई काम नहीं होता है। और मजदूर मधुमक्खियां रस भी ढूंढती हैं और शहद के लिए फूलों का रस भी यही ढूंढती हैं। फिर जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का डांस करती है, जिससे दूसरे मधुमक्खियों को भी पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। एक मधुमक्खी को अगर किसी फूल पे रस मिलता है तो वो एक विशेष तरह का डांस करती है, जिससे सारी मधुमक्खियां समझ जाती हैं कि रस कहाँ पर है।
तो पूछ सकता है कि रस का पता कैसे चलता है मधुमक्खियों को, तो वो एक डांस करती हैं जिससे उन्हें पता चलता है। फिर एक काम करने वाली मधुमक्खियां इसी रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है, छत्ता भी यही बनाती हैं, रस भी यही ढूंढ कर लाती हैं। फिर है बच्चों को पालने का काम भी इन्हीं बेचारी काम करने वाली मधुमक्खी का होता है। रानी मक्खी केवल अंडे देती है, रानी मक्खी का क्या काम है? केवल अंडे देना, और सारे काम मजदूर मधुमक्खियां ही करती हैं। फिर है अगला पॉइंट क्या है? चींटियां, दीमक और ततैया। जिस तरह से मधुमक्खियों का काम होता है वैसे इन सब का भी काम होता है। चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं, चींटियों का काम भी बटा रहता है जैसे मधुमक्खियों का होता है। इसमें भी रानी चींटी जो होती है वो अंडे देती है, और जो सिपाही चींटी होती है वो बिल का ध्यान रखती है, और जो काम करने वाली चींटियां होती हैं वो भोजन ढूंढ कर बिल तक ले आती हैं। ये हो गई चींटियां। और इसी तरह से दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं। ये है दीमक और ततैया, इसको बोलते हैं। फिर है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है कोझिकोड। कोझिकोड स्थान कहाँ पे है? केरल में है। फिर है मडगांव। मडगांव है गोवा में। फिर गोवा से केरल तक के रास्ते में 92 सुरंगें हैं और 2000 पुल हैं। कितनी सुरंगें हैं? 92, 92 सुरंगें हैं और 2000 पुल है। केरल की भाषा क्या है? केरल की भाषा मलयालम होती है। कोंकणी गोवा की भाषा है। मराठी महाराष्ट्र की भाषा है। दे सकता है एग्जाम में कि मलयालम किस राज्य की भाषा है, मराठी किस राज्य की भाषा है, या कोंकणी किस राज्य की भाषा है। फिर है गुजराती। गुजराती गुजरात की भाषा है, और कन्नड़ कर्नाटक की भाषा है। गुजराती गुजरात की है और कन्नड़ कर्नाटक की है। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को, माँ की बड़ी बहन मतलब मौसी को वलियम्मा कहते हैं। मलयालम भाषा में मौसी को वलियम्मा कहते हैं, और माँ की माँ को मतलब नानी को अम्मू माँ कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्मू माँ। और पिता के छोटे भाई मतलब चाचा को क्या कहते हैं? चिटियप्पन कहते हैं। और पिता के छोटे भाई की पत्नी मतलब चाची, चाची को कुंजम्मा कहते हैं, कुंजम्मा। मौसी को वलियम्मा, माँ को अम्मू माँ, और चाचा को चिटियप्पन कहते हैं, और चाची को कुंजम्मा कहते हैं। फिर अगला है केरल में पानी के इधर से उधर जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल किया जाता है। फेरी क्या होती है? फेरी ये नाव है जो इस इमेज में दिख रही है, इस तरह की नाव होती है। केरल के लोग इधर से उधर जाने के लिए इस नाव का इस्तेमाल करते हैं। केरल में बहुत सारी नाव होती हैं। ये हो गई फेरी नाव, और ऊपर हम लोगों ने वल्लम पढ़ा जो छोटी नाव होती है जिससे बच्चे स्कूल जाते हैं। फिर है आंध्र प्रदेश के लोगों, आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप के द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद मिलती है। इस कैंप का क्या काम होता है? जिन बच्चियों की शादी कम उम्र में हो गई है उनको फिर से पढ़ाने के लिए ये स्कूल भेजने में उनकी मदद करते हैं। और अगला पॉइंट है कबड्डी में छेडगुडू, हुतुतु, हाडुडू, छुक किटकिट, कबड्डी कबड्डी आदि आवाजें निकाली जाती हैं। ये अलग अलग राज्यों में कबड्डी खेल खेलते समय ये आवाजें निकाली जाती हैं। छेड़गुडू, हुतुतु, हाडुडू, छुक किटकिट और कबड्डी कबड्डी। अगला पॉइंट है कर्डम मल्लेश्वरी। कर्डम मल्लेश्वरी कौन है? जानते हैं हम लोग। कर्डम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली एक वेट लिफ्टर है। कहाँ की है ये? आंध्र प्रदेश की है, और यह एक वेट लिफ्टर है मतलब भारोत्तोलक है। वह 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। कितने किलोग्राम? 130 किलोग्राम तक का वजन उठा लेती हैं। भारत के बाहर कर्डम मल्लेश्वरी ने 29 मेडल जीते हैं। कितने मेडल? 29 मेडल जीते हैं, और इनके पिताजी पुलिस में हवलदार हैं। ये हैं कर्डम मल्लेश्वरी। फिर अगला है उत्तराखंड में फूलों के बीच, उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच फूलों की घाटी स्थित है। कहाँ पे है फूलों की घाटी? उत्तराखंड में है। फिर
अगला पॉइंट है मधुबनी। मधुबनी कहाँ पे है? बिहार में है। वहाँ की क्या विशेषता है? बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है और वहाँ की एक पेंटिंग भी है मधुबनी सॉरी। त्योहारों एवं खुशी के मौकों पर वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में खास तरह के चित्र बनाए जाते हैं जिसे मधुबनी कहते हैं। अगली विशेषता इसकी क्या है? यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। चित्र किस तरह से बनाए जाते हैं? पिसा हुआ चावल रहता है, उसमें रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। और ये जो रंग मिलाए जाते हैं वो किस तरह से बनते हैं? इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। किससे किससे बनते हैं? नील से, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग, इन सब से ये रंग बनते हैं। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां आदि जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। क्या क्या होता है? इंसान होते हैं, जानवर होते हैं, जानवर देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, ये यहाँ पे ये हो गए जानवर, पेड़ दिख रहे हैं, फूल हो गए, ये पक्षी हो गए, इंसान हो गए। मतलब इसकी विशेषता है कि जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां आदि सभी इस चित्र में बनाए जाते हैं एक साथ। फिर अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। किस राज्य में कचनार के फूल की सब्जी बनती है? उत्तर प्रदेश। ठीक, उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी बनती है। ये है कचनार के फूल, ये हो गए कचनार के फूल जिनकी सब्जियां बनती हैं, ये हो गए। फिर है उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी बनती है और केरल में केले के फूल की सब्जी प्रसिद्ध है। पूछ सकता है कि किस राज्य में केले के फूल की सब्जी बनती है, या सहजन के पकौड़े किस राज्य में बनते हैं? तो केरल में किसका बनता है? केले के फूल की सब्जी प्रसिद्ध है। ये है केले का फूल, इसकी सब्जी बनती है केरल में। और महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। सहजन के फूल से पकौड़े कहाँ बनते हैं? महाराष्ट्र में बनते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है गुलदावरी जीनिया से रंग भी बनाए जाते हैं और उन रंगों से कपड़ों को रंगा जाता है। ये सब क्या है? गुलदावरी, जीनिया, ये सब फूल है, फूल के नाम है, इनसे रंग बनाए जाते हैं। ये हो गए उनके फूल, गुलदावरी, जीनिया, इन सब के फूल है ये, इनसे रंग बनता है जो कपड़ों को कलर करने के काम आता है। फिर अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए मशहूर है? कन्नौज जिला। कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर होता है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में फूलों से इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। इत्र किस तरह से बनता है? फूलों से बनता है। और फूलों का यूज किस में होता है? गुलाब जल बनाने में, केवड़ा तैयार करने में, केवड़ा रस, इन सबको बनाने में फूलों का यूज होता है। फिर है डेरा गाजी खान, ये एक चैप्टर है क्लास 4th में भारत विभाजन को लेकर के, तो उसमें है ये डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान कहाँ पे है? यह पाकिस्तान में है। पूछ सकता है एग्जाम में कि डेरा गाजी खान कहाँ है? यह है पाकिस्तान में, ये है डेरा गाजी खान। फिर अगला पॉइंट क्या है? मिट्टी में गोबर मिलाने से कीड़ा नहीं लगता है। मिट्टी में गोबर मिलाने से कीड़े नहीं लगते हैं। जैसे राजस्थान में घर की लिपाई में मिट्टी का यूज होता है, तो उसमें अगर गोबर मिला देते हैं तो उसमें कीड़ा नहीं लगता है। फिर अगला पॉइंट है लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम व कीकर की लकड़ियां फ्रेम पर बिछा दी जाती हैं। किसकी लकड़ियां होती? नीम व कीकर की लकड़ियां, इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। फिर है सोहना गांव कहाँ पे है? सोहना गांव हरियाणा में है। सोहना गांव कहाँ पे है? ये हरियाणा में है। सोहना से दिल्ली जाने में, सोहना से जो हरियाणा में है दिल्ली जाने में रास्ते में गुड़गांव मिलता है। गुड़गांव भी एक स्थान है, तो पूछ सकता है कि गुड़गांव कहाँ पड़ता है? तो ये सोहना से दिल्ली जाने के रास्ते में गुड़गांव पड़ता है। और सोहना कहाँ पे है? यह हरियाणा में है। डेरा गाजी खान कहाँ है? पाकिस्तान में है। फिर अगला पॉइंट है पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है पानी को उबाल लेना। पानी को साफ करने के लिए क्या करना चाहिए?
पानी को उबाल लेने से उसमें के जो जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। फिर है अगला बेलवनिका गांव। बेलवनिका गांव कहाँ पे है? कर्नाटक में। फिर है अगला पॉइंट, जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू होता है। किस महीने में प्याज का काम शुरू होता है? जुलाई महीने में। फिर खोटी की मदद से, खोटी एक होता है, यंत्र होता है, उपकरण होता है, उसकी मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। क्या होता है वो जिससे खेत की मिट्टी को नरम करते हैं, उसे खूंटी बोलते हैं। और कर्नाटक में हल को क्या कहते हैं? कुरिगे कहते हैं। कर्नाटक में हल को कुरिगे कहा जाता है। हम लोग के यहाँ हल बोलते हैं, लेकिन कर्नाटक में उसको कुरिगे कहते हैं। तो पूछ सकता है कि कुरिगे किस राज्य में हल को कहते हैं, तो वो कर्नाटक में कहते हैं। फिर कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप हो जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को खेतों से निकालना जरूरी होता है, नहीं तो सारा खाद पानी जो हम लोग फसल के लिए डालते हैं वो खरपतवार ही ले लेते हैं और फसल कम होती है। और फिर अगर प्याज को समय से ना खोदा जाए तो वह जमीन के अंदर ही सड़ जाएगी। फिर अगला है, कर्नाटक में हसिया को क्या कहा जाता है? इल्गे कहा जाता है। इल्गे क्या कहा जाता है? हसिया को कर्नाटक में इल्गे कहा जाता है। हल को कुरिगे कहा जाता है और हसिया को इल्गे कहा जाता है। फिर अगला टॉपिक है हम लोग का गिजुभाई बधेका। गिजुभाई बधेका कौन थे? गिजुभाई बधेका गुजरात में रहते थे। कहाँ के थे ये? गुजरात के थे। और वह बच्चों के लिए मजेदार किस्से, कहानियां और पत्र लिखा करते थे। उनकी क्या विशेषता थी कि वो बच्चों के लिए किस्से, कहानियां और पत्र लिखते थे, और वो गुजरात के थे। फिर अगला टॉपिक है हम लोग पक्षी। पक्षी के बारे में जानकारी। सबसे पहला है कौन सा पक्षी? कलचिड़ी या इंडियन रोबिन जिसे कहते हैं। कलचिड़ी या इंडियन रोबिन। कलचिड़ी के घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल और रुई होता है। कलचिड़ी की जो चोंच होती है वो अंदर से लाल होती है। ये हो गई कलचिड़ी चिड़िया। फिर अगली कौन सी चिड़िया है? और कलचिड़ी छोटे छोटे कीड़े खाती है। ये अगली विशेषता है उसकी। फिर अगला है कौन सी चिड़िया है? कौवा। कौवे का क्या विशेषता होता है? कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीजें भी होती हैं। कौवे के घोंसले में लकड़ी के तार होते हैं और लोहे के तार होते हैं और लकड़ी की शाखाएं, इन सबसे मिला करके वो अपना घोंसला बनाता है। फिर है कोयल। कोयल पक्षी की क्या विशेषता होती है? कोयल अपना घोंसला खुद नहीं बनाती है। कोयल जो होती है वो कौवे के घोंसले में ही अंडे देती है, और कौवा जो होता है वह अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे को भी सेता है, क्योंकि कौवे को पता नहीं होता कि उसका अंडा कौन सा है, इसलिए वो दोनों तरह के अंडे को सेता है। फिर है कभी कभी कोयल कौवों के अंडे को फेंक देती है और अपने अंडे रख देती है। और क्या विशेषता होती कौवे की कि कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कौवा जो होता है वो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। फिर है अगली कौन सी चिड़िया? फाख्ता चिड़िया। फाख्ता, शायद इसका नाम हम लोगों ने पहले सुना ही ना हो, कुछ लोगों ने, मैंने भी नहीं सुना इस चिड़िया का नाम पहले। ये है फाख्ता चिड़िया। इसकी क्या विशेषता होती है? ये जो है कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ में घोंसला बनाती है। कहाँ पे बनाती है? कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ में घोंसला बनाती है फाख्ता चिड़िया जो होती है। अगली कौन सी चिड़िया? अगली चिड़िया है गौरैया। ये है गौरैया। गौरैया चिड़िया की क्या विशेषता होती है? गौरैया अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे भी घोंसला बना देती है। कि ये बेसिकली घरों में रहती है। अलमारी के ऊपर बना दी, आईने के पीछे बना दी, कभी कभी देखिए एसी वगैरह में भी ये अपने घोंसले बना देती है। फिर है कबूतर। कबूतर की घोंसले की क्या विशेषता होती है? कबूतर जो होता है ये पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बनाता है। फिर अगला पक्षी है बसंत गौरी। इसकी क्या विशेषता है? बसंत गौरी पक्षी जो होता है
यह गर्मियों में पेड़ों में टुक-टुक करते रहते हैं और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। ये गर्मियों में टुक-टुक करते रहते हैं और पेड़ में इनकी चोंच बहुत ही नुकीली होती है, जिससे वो पेड़ में छेद करके उसमें अंडे देते हैं। वो ये ऐसे देखिए, ये है यहाँ। ये पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाते हैं। कौन सा पक्षी होता है जो पेड़ के तने में छेद बनाता है? वो है बसंत गौरी पक्षी। फिर कौन सी चिड़िया है? अगली चिड़िया है दर्जिन चिड़िया। अब दर्जिन चिड़िया की क्या विशेषता है? ये है उसका घोंसला, दिखाते हैं। ये है दर्जिन चिड़िया का घोंसला। ये 2 पत्तों को सिल करके घोंसला बनाती है। देखिए, बिल्कुल लग रहा है कि सिलाई की हुई है सुई से। ये अपने चोंच से 2 पत्तों को सिलती है और उसमें बच्चों को अंडे देती है। ये हो गई दर्जिन चिड़िया। दर्जी का काम होता है सिलाई, तो इस तरह से इसका नाम भी है दर्जन चिड़िया। तो ये 2 पत्तों को सिल करके उसमें अंडे देती है। इसकी क्या विशेषता है कि यह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच की बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। ये किस चिड़िया की विशेषता है? दर्जिन चिड़िया। ये तो आसानी से याद रह सकता है कि दर्जी का काम होता है सिलाई करना, उसी तरह से दर्जिन चिड़िया भी जो पत्तों को सिल करके उसमें अंडे देती है। फिर अगला पक्षी है शक्कर-खोरा। शक्कर-खोरा, इसकी क्या विशेषता है? यह किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की लटकती डाली पर अपना घोंसला बनाता है। किस पे बनाता है यह? किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की जो लटकती हुई डाल होती है उस पर घोंसला बनाता है और इसके घोंसले में बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रोएँ जो होते हैं, फिर पेड़ की छाल के टुकड़े, मकड़ी के जाले और कपड़े के चीथड़े होते हैं। इन सब से मिला करके ये अपना घोंसला बनाती है। कौन-सा पक्षी है? शक्कर-खोरा पक्षी। फिर अगला बर्ड कौन-सा? अगला है नर वीवर पक्षी। नर वीवर पक्षी अक्सर देखते हैं हम लोग, रास्ते में कहीं आते जाते हुए देखते हैं इस तरह का घोंसला, इस तरह का जो लालटेन की तरह होता है, ऐसे लटका हुआ रहता है। ऐसा घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है? नर वीवर पक्षी बनाता है। इसकी क्या विशेषता है देखते हैं। नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं, ठीक है। कौन से पक्षी होते हैं? वो नर वीवर होते हैं। लेकिन मादा वीवर जो होती है, मादा वीवर की क्या विशेषता है? मादा वीवर नर के बनाए हुए घोंसलों को देखती है और उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसे वही उसमें अंडे देती है। मादा वीवर जो होती है ये अपने घोंसले नहीं बनाती, घोंसले बनाते हैं नर वीवर। नर वीवर घोंसले बनाए रहते हैं और ये सब में उड़ उड़ के देखती है, इसे जो घोंसला पसंद आता है ये उस घोंसले में चली जाती है। फिर है पक्षी घोंसला बनाते क्यों हैं? पक्षी घोंसला केवल अंडों से पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। किस लिए बनाते हैं? केवल अंडे देने के लिए। तो पूछ सकता है कि पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं? तो वो केवल अंडे देने के लिए बनाते हैं और जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वो घोंसला छोड़ करके उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़ करके उड़ जाते हैं, कहाँ जाते हैं? पेड़ पे या जमीन या पानी पर चले जाते हैं। फिर है गाय। अगला पॉइंट है हम लोगों का गाय। गाय की क्या विशेषता है? गाय के आगे के दांत जो होते हैं वो पत्तों को काटने के लिए छोटे होते हैं और घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। आगे के दांत छोटे होते हैं जो चारा काटने के लिए होते हैं और चबाने के लिए पीछे के दांत जो होते हैं चपटे और बड़े होते हैं। ये हो गए काऊ टीथ, ये है। फिर है बिल्ली के दांत। बिल्ली के दांत की क्या विशेषताएं हैं? बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। क्योंकि बिल्ली मांस खाती है तो उसके तीत इस तरह से होते हैं, नुकीले होते हैं जो जिससे वो मांस को फाड़ सके, आराम से काट सके। तो ये हो गए बिल्ली के दांत। फिर है सांप के दांत। सांप के दांत भी नुकीले होते हैं और अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते हैं बल्कि पूरा निगल जाते हैं। सांप जो है वो चबाता नहीं या वो पूरा ही निगल जाता है। ये सांप के दांत की विशेषता हो गई। फिर है गिलहरी के दांत।
गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, हमेशा बढ़ते रहते हैं, क्योंकि गिलहरी के दांत काटने और कुतरने के कारण हमेशा घिसते रहते हैं। गिलहरी के दांत जो हैं वो पूरी उम्र उसके दांत बढ़ते रहते हैं, इसीलिए वे अपने दांतों से काटते और कुतरने का काम हमेशा करती रहती है, जिससे उसके दांत घिसते रहें। ये हो गए गिलहरी के दांत, इस तरह से होते हैं उसके दांत। फिर पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पे है? पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में है। ये फैक्ट है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पे है? अहमदाबाद। अहमदाबाद में है। फिर है अगला पॉइंट क्या है? गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो सकता है। दस्त और हैजा किससे होता है? गंदा पानी पीने से। जीवाणुओं के कारण ये सब होने वाले रोग हैं। गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो सकता है। दस्त व उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है, इसलिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। उसमें नमक और चीनी भी लोग मिला करके पीते हैं, ORS घोल जो आता है वो पीते हैं। ये हो गया। फिर है अगला पॉइंट है कर्नाटक। कर्नाटक में कौन सा गांव है? होलगुंडी गांव। पूछ सकता है एग्जामों में, होलगुंडी गांव कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और बच्चों की पंचायत ये भीमा संघ होलगुंडी गांव में। बच्चों की पंचायत कहाँ है? भीमा संघ में। और भीमा संघ होलगुंडी गांव में है। और होलगुंडी गांव कहाँ पे है? कर्नाटक में। ये सब चैप्टर के निकाले हुए पॉइंट हैं क्लास 4th के। तो इस तरह से एग्जाम में पूछ सकता है कि होलगुंडी गांव कहाँ है, कर्नाटक, या बच्चों की पंचायत कहाँ पे थी, तो वो भीमा संघ होलगुंडी गांव में है। और नल्लमड्डा गांव, अरे नल्लमड्डा स्थान कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। इन स्थानों का नाम ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि कौन से स्थान कहाँ पे हैं, कंफ्यूजन ना हो। नल्लमड्डा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। होलगुंडी कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और बाजार गांव कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। स्थानों के नाम पूछे जाते हैं, इनमें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आप लोग इसे 2-3 बार ध्यान से देख लीजिएगा। फिर है घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, इन्हें खुरपी से खोदकर ही निकाला जा सकता है। घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज्यादा जमीन के अंदर फैला हुआ होता है। ये घास की विशेषताएं हो गई। और बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं, वह टहनियों से निकलते हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। ये है, इस तरह से हम लोग देखते हैं कि वो तना ही होता है जो लटकते हुए वो जमीन में चला जाता है और वो जड़ हो जाता है। ये हो गया बरगद का पेड़। और कौन सी विशेषता है इसके? बरगद की लटकन वाली जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। फिर अगला क्या है? अगर कोई हरा पेड़ आप कोई हरा पेड़ नहीं काट सकते हैं, भले ही उसे आपने ही क्यों ना लगाया हो, क्योंकि पेड़ काटने के खिलाफ कानून है, अतः इसके लिए सरकारी दफ्तर से लिखित रूप में निकली लेनी पड़ती है। आप किसी हरे वृक्ष को नहीं काट सकते, उसे आप ही क्यों ना लगाएं, और अगर आपको काटना है तो उसके लिए आप परमिशन लेनी पड़ेगी आपको, तब आप उसे काट सकते हैं। फिर है रेगिस्तानी ओक पेड़। इस तरह का होता है रेगिस्तानी ओक पेड़। इसकी क्या विशेषताएं होती हैं? रेगिस्तानी ओक पेड़ जो होता है ये कहाँ पे पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में होता है। और इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 11 से 12 फीट। कितनी होती है? 11 से 12 फीट। इसमें पत्तियां बहुत ही कम होती है, जैसा इमेज में दिख भी रहा है। इस रेगिस्तानी ओक पेड़ की जड़ें जो होती है वो 200 से 300 फीट की गहराई तक जाती हैं, जब तक कि वह पानी तक ना पहुंच जाए। ऊंचाई कितनी होती है? 11 से 12 फीट। और गहराई कितनी होती है? 200 से 300 फीट होती है। और इसकी क्या विशेषता है? रेगिस्तानी ओक पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी की कमी होती तो वहां के लोग इसके तने के अंदर पतली पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। इसके तने में पानी जमा होता है और जब वहां पानी की कमी होती है तो लोग उस तने में छेद करके उसमें पाइप डाल करके पानी निकाल लेते हैं।
ये रेगिस्तानी ओक की विशेषता होगी। फिर है बिहू का त्योहार। बिहू का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? बिहू का त्योहार असम राज्य में होता है। कहाँ पे? असम राज्य में होता है, इस तरह से। और फिर बिहू का त्योहार मनाया क्यों जाता है? बिहू का त्योहार असम में चावल की नई फसल कटने पर मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? असम में चावल की नई फसल जब कटती है तो बिहू का त्योहार मनाया जाता है। फिर भेला घर क्या है? भेला घर असम के घरों को कहते हैं। इसकी क्या विशेषताएं होती है? ये इस तरह से दिखता है भेला घर। इसकी क्या? असम में घास और बांस से घर बनाए जाते हैं। क्योंकि ऊंचाई पर ये इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे बाढ़ आती है तो वो पानी ना भरे, इसलिए इनको ऊंचाई पर बनाया जाता है, इस तरह से। उरुका किसे कहते हैं? उरुका बिहू के पिछले दिन की शाम को उरुका कहा जाता है। फिर है बोरा व चेवा। ये क्या है? बोरा व चेवा चावल की दो किस्में हैं जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं और इसे असम में खाया जाता है। ये कहाँ के चावल की किस्म है? ये है असम के चावल की किस्म जो पकने के बाद चिपचिपी होती है, इस तरह से है ये बोरा राइस, चेवा। फिर चेवा राइस बनाने की क्या विशेषता है? चेवा चावल बनाने के लिए कढ़ाई को आग में रखकर उसमें पानी उबाल लेंगे और भीगे हुए चावल से भरी हुई कढ़ाई इस पर रख देंगे तथा उससे केलों के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर के बाद चेवा चावल तैयार हो जाता है खाने के लिए। तो इसको किस तरह से बनाते हैं कि एक कढ़ाई को पानी रख करके उसको उबालते हैं आग में और उसके ऊपर फिर चावल जिसमें बनाते हैं उस बर्तन को रखते हैं भिगा करके और उसको केले के पत्ते से ढक देते हैं। असम में चाय के साथ पीठा दिया जाता है। चाय के साथ क्या होता है? दिया जाता है पीठा दिया जाता है। ये पीठा क्या होता है? इस तरह का कुछ होता है पीठा। ये राइस या तिल का बना होता है पीठा। पीठा क्या होता है? पीठा बना हुआ केक है जो भारत के असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में खाया जाता है। किन किन राज्यों में? असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में खाया जाता है। और असम का पहनावा क्या है? यहाँ की लड़कियां असम की रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। मेखला चादर कैसी होती है? ये है मेखला चादर, इस तरह की, देखिए, इसे मेखला चादर कहते हैं। फिर है भात शुक्तो। भात शुक्तो, चावल और रसे वाली सब्जी को भात शुक्तो कहते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। फिर पोचमपल्ली कहाँ पे? पोचमपल्ली स्थान है आंध्र प्रदेश में, एक जिला है जो आंध्र प्रदेश में है और इस जिले के अधिकतर लोग बुनकर हैं, इसलिए यहाँ की जो बुनाई होती है उसको पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। ये है पोचमपल्ली की बुनाई, इस तरह से होती है। फिर कुल्लू की शाल, मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क और कश्मीरी कढ़ाई, ये सब प्रसिद्ध है। कहाँ की शॉल प्रसिद्ध है? कुल्लू की शॉल। मधुबनी पेंटिंग बिहार की होती है। असम का सिल्क और कश्मीरी कढ़ाई, ये सब प्रसिद्ध है। ये सब दिखती कैसी हैं? ये है कुल्लू की शॉल और ये है मधुबनी पेंटिंग बिहार की। ये हो गई असम की सिल्क, इस तरह से वो दिखती है। और ये है कश्मीरी कढ़ाई जो बहुत ही प्रसिद्ध है। फिर मसालों का बगीचा कहाँ है? मसालों का बगीचा केरल में है। केरल को मसालों का बगीचा कहते हैं। यहाँ मसालों का उत्पादन बहुत ही होता है, इसलिए इसको जो है मसालों का बगीचा कहते हैं। जिस तरह से फूलों की घाटी उत्तराखंड में, उसी तरह मसालों का बगीचा केरल में है। फिर है लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। ये कौन है? ये पहली महिला जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली। तो एग्जाम में दे देगा कि लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म क्या थी, तो वो पहली महिला जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली थी। फिर धन्ना मंडी गांव कहाँ पे है? ये राजौरी जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है धन्ना मंडी गांव? राजौरी जम्मू कश्मीर में है। परेड की क्या विशेषता होती है?
परेड, जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती हैं और पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। कितने निर्देश देने होते हैं? 36 निर्देश। फिर अगला पॉइंट है स्किटपो पुल। स्किटपो पुल क्या है? ये लद्दाख का एक गाँव है, स्थान है ये लद्दाख का स्किटपो पुल। फिर लद्दाख में क्या कहते हैं माँ को? लद्दाख में माँ को आमाले कहते हैं। माँ को क्या कहते हैं? आमाले। पिता को कहते हैं आबाले और बाबा को क्या कहते हैं? मामाले, मेमेले। सबके लास्ट में ले लगा हुआ है। माँ को आमाले कहते हैं, बहुत सारे लोग अम्मा कहते हैं, उस तरह से हो गया ये आमाले। पिता को आबाले, फिर बाबा को क्या कहते हैं? मेमेले। तो ये हो गया क्लास 4th का पूरा एनसीईआरटी। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। आप लोग इसे 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिएगा। श्योरिटी है कि इन 3 वीडियो से ही जो 3rd और 5th का बनाएंगे आगे वीडियो, और ये क्लास 4th का पूरा कंप्लीट हो गया। इन 3 वीडियो से 15 नंबर की श्योरिटी है कि इन्हीं से आएंगे, इसलिए आप लोग इसे 1-2 बार और रिवाइज कर लीजिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे कि क्वेश्चन इस वीडियो से आप लोगों को मिलेंगे। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगला और कौन-कौन से टॉपिक आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।